Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम सॉल्व करेंगे ये NTA का नेट का एग्ज़ाम पेपर है जो कि जून 2019 का है, 2019 का मीन्स जून 2019 का पेपर है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कितने टोटल मार्क्स होते हैं? 300 मार्क का पेपर होता है पूरा और 180 मिनट ड्यूरेशन मीन्स 3 आवर्स का पेपर होता है और ये 2019 का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम अपना होम साइंस का जो पोर्शन है हम इसको सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से कि होम साइंस के और क्योंकि स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के होते हैं और 51 से लेकर हमारे होम साइंस के स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग 51 क्वेश्चन से लेकर ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये हमारा है पार्ट सेकेंड। यहाँ से होम साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द कन्वर्जन रेशियो ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए मीन्स जो हमारा बीटा कैरोटीन है इसका कन्वर्जन होता है विटामिन ए में, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो उसमें कितना % कन्वर्जन होता है, उसका रेशियो क्या है? जो ICMR की जो RDA थी 2010 वाली जो RDA है उसमें जो हमारा बीटा कैरोटीन, क्योंकि हम विटामिन ए जो हम लेते हैं वो प्रिकर्सर फॉर्म बीटा कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं, जो कि हमारे जिसको हम प्रोविटामिन भी बोलते हैं या फिर विटामिन का प्रिकर्सर भी बोलते हैं। ये बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में जाके लीवर में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और विटामिन ए इज मेनली इन रेटिनॉल। तो इसका कन्वर्जन रेशियो कितना है तो वो हम देखते हैं। तो ये जो बीटा कैरोटीन और विटामिन ए रेटिनॉल का जो कन्वर्जन रेशियो है वो है 1:8। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम इसके हिंदी में भी क्वेश्चन हैं, इनको भी हम साथ में मार्क करते चलेंगे। तो उसमें बीटा कैरोटीन का विटामिन ए मीन्स रेटिनॉल में बदलने का जो अनुपात है या रेशियो है वो है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। एन आइडियल क्वालिटी फैट फॉर गुड हेल्थ इज़ वन विच मेंटेन omega-6 एंड omega-3 रेशियो। इनमें से कौन सा जो फूड की क्वालिटी है या हम बोल सकते हैं क्या आइडियल अमाउंट है फैट का जो omega-6 और omega-3 के रेशियो को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें omega-3 omega-6 ये अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड फैट अगर हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो इसको मुफा बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर हम omega-6 omega-3 omega-9 की बात करें तो ये आता है पुफा में। तो फैट का क्या रेशियो होना चाहिए? 5:10। ये इसका सही आंसर है। जो फैट का आइडियल क्वालिटी होगा फूड में गुड हेल्थ के लिए वो 5:10। तो ये omega-6 और omega-3 का बेस्ट रेशियो जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें omega-6 और omega-3 का निम्न अनुपात पाए जाते हैं, तो वो है 5:5 and 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइट रिच इन BCAA इज गिवन फॉर विच डिजीज कंडीशन। BCAA इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन एमिनो एसिड और इसमें 3 एमिनो एसिड आते हैं। एक तो है आइसोल्यूसिन, दूसरा है ल्यूसिन और तीसरा कौन सा एमिनो एसिड है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके देना है। BCAA का फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन एमिनो एसिड और ब्रांच चेन एमिनो एसिड में 3 एमिनो एसिड्स आते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और तीसरा कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और स्पेशली ये BCAA जो ये डाइट है किस में दिया जाता है तो ये दिया जाता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि प्रोटीन का मॉडरेशन किस में करते हैं? लीवर डिजीजेज में, लीवर से कोई रिलेटेड है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी ये सिरोसिस से रिलेटेड है। सिरोसिस किससे रिलेटेड है? हमारे लीवर से रिलेटेड है। तो ये हो गया जो BCAA डाइट जो है ये हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में दी जाता है। और इसका थर्ड दो तो मैंने बता दिया आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये 2 ब्रांच चेन एमिनो एसिड है। तीसरा वाला ब्रांच चेन एमिनो एसिड कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। साथ में आप ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 53 हम ये देखते हैं हिंदी में।
BCAA से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग की स्थिति में दिया जाता है? तो ये हिपैटिक इंसेफेलोपैथी जो कि लीवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट सच एज हॉस्पिटल हैं, होम फॉर एल्डरली जनरली अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर परचेजिंग ऑफ फूड एंड मटीरियल। जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है लाइक हॉस्पिटल्स हैं और एल्डर एज के लिए जो ओल्ड एज होम हैं, तो इनमें यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो फूड प्रोडक्ट परचेज करने का क्या तरीका अपनाते हैं? ऑक्शन बाइंग, निगोशिएट बाइंग, ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज या फॉर्मल बाइंग। तो जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती हैं यहाँ पे जो फूड परचेज करने का जो ये अपनाते हैं तरीका वो होता है फॉर्मल बिड बाइंग। हम ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन मीन्स आपने देखा होगा, ऑक्शन बाइंग मीन्स नीलामी करना। जैसे अभी आजकल दे रहा है कि टाटा एयरलाइंस जिसकी ऑक्शन हुई थी और टाटा ने इसको खरीद लिया, तो ये है नीलामी। मीन्स ऑक्शन मीन्स नीलामी करना। इसमें जो हाईएस्ट प्राइस पे करेगा, जिसने हाईएस्ट बोली लगाई उसको, हमने अगर पुरानी पिक्चर भी देखो उसमें मोस्टली यही होता है कि ये हवेली नीलाम करना है, वो मकान नीलाम करना है। तो सिंपल से और भी करंट का एग्जांपल देखें तो टाटा एयरलाइंस ये होता है। ऑक्शन मीन्स नीलामी। निगोशिएट बाइंग, निगोशिएट मतलब कि अगर हम जैसे मम्मी लोगों के साथ मार्केट जाओ तो वहाँ पे अगर किसी शॉपकीपर ने बोला कि ये चीज़ 500 की है तो हमारी मम्मी बोलेंगी नहीं हमको तो 200 में चाहिए। तो ये जो होता है ये होता है निगोशिएट बाइंग। ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज, ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज मीन्स हम कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने जो भी फूड सप्लायर हैं उनके साथ 1 साल का एग्रीमेंट लिया, 1 ईयर का उन्होंने एग्रीमेंट लिया, और एग्रीमेंट लेने के टाइम पे जब उन्होंने सीरियल्स के लिए एग्रीमेंट लिया और जब उन्होंने एग्रीमेंट लिया तब उन्होंने 20 रुपीज़ पर केजी पे उन्होंने सीरियल को परचेज किया कि हम 20 रुपये किलो में 20 रुपये में 1 किलो सीरियल परचेज करेंगे। ये था स्टार्टिंग का। तो उन्होंने 1 साल के लिए पूरा एग्रीमेंट किया कि 1 साल तक हम सीरियल जो है वो 20 रुपये किलो में ही लेंगे, अभी इसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, इसके उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो उसी पे उसको लेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज। मीन्स एग्रीमेंट करना और जिस अमाउंट पे या जिस प्राइस पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है 1 साल तक उसी अमाउंट पे चीज़ें परचेज करना। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तो हॉस्पिटल हैं, होम हैं, तो इनके लिए फॉर्मल बिड बाइंग यूज़ होती है। इसको हिंदी में देखते हैं कि अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे जो सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किसी विधि का प्रयोग करते हैं तो वो होता है फॉर्मल बिड बाइंग, औपचारिक खरीदारी। नेक्स्ट आता है फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइडेड टू एथलीट्स विद द एम टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आर कॉल्ड। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ सप्लीमेंट्स की हम बात कर सकते हैं जो एथलीट्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लेते हैं, जिससे उनके एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, उनका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। तो वो कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं? तो इनको हम बोलते हैं एर्गोजेनिक एड्स। ये मेनली प्रोटीन रिच होते हैं और जिनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये होते हैं एर्गोजेनिक फूड, एर्गोजेनिक एड्स भी हम बोल सकते हैं। ये प्रोटीन रिच फूड होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हिंदी में भी हम देख लेते हैं। धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एर्गोजेनिक फूड्स, जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। देखो यहाँ से अभी अगर आपने इसके पहले में हमने एक पेपर सॉल्व किया था, वो था MH बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का था वो सेट का पेपर। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये और जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए जो स्पेशल फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको एर्गोजेनिक फूड्स भी बोलते हैं। तो अभी ये मीन्स ये है कि आप किसी भी स्टेट का नेट लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई भी आपको एग्ज़ाम कहीं से मिलता है एग्ज़ाम पेपर, तो उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये हमारे नेट के लिए, नेट के साथ साथ अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो नेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 क्वेश्चन नंबर। द फूड कॉस्ट इन एनी फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट में जो फूड कॉस्ट है वो वेरी करती है इन साइज़ बिटवीन। तो वो कोई भी फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जो फूड का जो कॉस्ट है वो कितने के बीच में वेरिएट करता है? तो वो 40 से 60% के बीच में वेरिएट करता है। तो इसको हम देखते हैं हिंदी में भी।
बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। मीन्स अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो उन्होंने अगर कोई डिश सर्व की है, उन्होंने डिश सर्व की 100 रुपीज़ की, तो इसमें इन्होंने जो रॉ मटेरियल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ना खाद्य मूल्य, तो रॉ मटेरियल जो होगा वो 40 to 60%। मीन्स जो 100 रुपये की डिश है उसमें 40 से लेके 60 रुपये का इन्होंने रॉ मटेरियल लगाया है। बाकी इसमें ओवरहेड कॉस्ट है, लाइक उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, फ्यूल है, बाकी सबका कॉस्ट यूज़ करके उन्होंने इसको 100 बनाया है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि जब बड़ी या छोटी कोई भी खाद्य या फूड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड मटेरियल, रॉ फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस कितने के बीच में वेरिएट करता है। मीन्स 40 to 60% के बीच में उसका प्राइस जो है वो वेरिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट। इनमें से कौन सी डिजीज़ जो फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो करेक्ट आंसर है टाइफाइड। अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस और ट्रैकोमा, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। उसके बाद टीनियासिस की हम बात करें तो जो पिग का जो मीट होता है, अगर वो अनकुक्ड रह जाता है तो उसमें टेप वॉर्म इन्फेक्शन होता है, और टेप वॉर्म इन्फेक्शन से होता है टीनियासिस। नेक्स्ट यही हिंदी में है कि फीकल ओरल रूट से कौन सी बीमारी फैलती है, तो वो होता है टाइफाइड, मीन्स मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GRAS रिफर्स टू। जो GRAS है इसको हम बोलते हैं, GRAS रिफर्स टू जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। GRAS का फुल फॉर्म होता है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। हिंदी में भी दिया है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। देखो यहाँ पे लिखा है पेज सेफ नहीं होता, ये एज सेफ होता है, ए मतलब एज सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द जेल रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड। देखो लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द जेल रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड, ये पहले होता किसमें, ये जो सीरियल कुकिंग होती है, सीरियल कुकिंग में जो भी सीरियल्स से जो फूड प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले उसमें मॉइस्चर लॉस तो उसमें होता है जेल के फॉर्म में, और उस प्रोसेस को कहते हैं सिनरेसिस। तो सिनरेसिस है, रेट्रोग्रेडेशन है, डेक्सट्रिनाइजेशन है, ये तीनों सीरियल कुकिंग से रिलेटेड हैं। रेट्रोग्रेडेशन क्या है, जब सीरियल्स को मॉइस्ट हीट कुक करते हैं, मीन्स पानी में कुक करते हैं, तो उनमें जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। और यही रेट्रोग्रेडेशन इसमें इन्होंने इसमें क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, स्टार्च ग्रेन्यूल स्वेल कर गए। अब इसको ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अगर इसको रख दिया, अब इसको जब रख देंगे, टेम्परेचर कूल डाउन होगा, तो वहाँ से फिर इसमें से जेल या वाटर जो इसने स्टार्च ग्रेन्यूल ने एब्जॉर्ब किया था, वो धीरे धीरे वाटर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाटर रिलीज होने लगता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनरेसिस। और अगर हम डेस्टिनाइजेशन की बात करें तो अगर कभी आपने देखा होगा ब्रेड को जब तवे पे हम रोस्ट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो ब्रेड जो है वो ब्राउन कलर में चेंज होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन मीन्स ड्राई कुकिंग ऑफ सीरियल्स। जब सीरियल्स को बिना मॉइस्चर, बिना कोई फैट यूज़ किए उनको ड्राई कुकिंग करते हैं उसमें, तब उनका कलर जो है ब्राउन में चेंज होने लगता है, तब ये स्टार्च जो है ब्रेक होके डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। अब बचा क्या है, मार्बलिंग। तो मार्बलिंग क्या होता है, अगर कभी ध्यान दिया होगा आपने, जो मीट होता है, जो बड़े एनिमल का मीट होता है, मीन्स जो एज्ड एनिमल है उसका जो मीट होता है उनमें फैट इकट्ठी हो जाती है, तो ये मार्बल के फॉर्म में, ऐसे मार्बल के फॉर्म में फ़ैट इकट्ठी हो जाती है। अब जब ये मीट कुक किया जाता है और उस पर हीट अप्लाई होती है, तब यही फैट जो है धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, इसको हम बोलते हैं मार्बलिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द जेल, तो इसको हम बोलते हैं सिनरेसिस। और यही मॉइस्चर जब मॉइस्ट में कुकिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। जो ड्राई कुकिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन। और जब मीट कुक करते हैं और मीट में जो प्रेजेंट फैट है वो धीरे धीरे मेल्ट होके आने लगता है, उसको हम बोलते हैं मार्बलिंग। तो जेल की नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं सिनरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेजिंग कंबाइंस टू मेथड ऑफ कुकिंग, टेक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट गिवन। ब्रेजिंग में क्या होता है, इसमें दो मेथड होते हैं कुकिंग के, तो उसमें कौन से होते हैं, ये रोस्टिंग कम फ्राइंग। रोस्टिंग और फ्राइंग दो मेथड यूज़ होते हैं जब, उसको हम बोलते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की दो विधियां अपनाई जाती हैं।
निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प क्या है? रोस्टिंग और फ्राइंग। ब्रेजिंग में हम रोस्टिंग और फ्राइंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कोर ऑफ ऑल फूड प्रिपरेशन एंड सर्विंग एक्टिविटी इन अ फूड सर्विस यूनिट। तो हमने पढ़ा है ना कि फूड सर्विस यूनिट में क्या फूड बनेगा, क्या प्रिपेयर होगा, क्या सर्व किया जाएगा, और फूड इस्टेब्लिश में जो भी इक्विपमेंट्स हैं ये सब किस पे बेस्ड करते हैं? ये सब बेस होते हैं हमारे कि मेन्यू पे क्या है, कि फूड सर्विस का मेन्यू क्या है। तो मेन्यू को हम फूड सर्विस या फूड ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट बोलते हैं, कि जो मेन्यू होगा, मेन्यू के अकॉर्डिंग उसमें इक्विपमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग सारा अरेंजमेंट होगा। तो मेन्यू की अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हम फैक्टर बोल सकते हैं किसी भी फूड सर्विस के लिए। हिंदी में एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है, ये इसको हम बोलते हैं मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन बेड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टिचिंग स्मॉल कर्व्ड और पीसेस दैट आर अवकवर्ड इन शेप। इनमें से कौन सी मशीन बेड यूज़ किया जाता है जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं या कुछ उनका अलग ही शेप है, पीसेस हैं, तो उनको स्टिच करने के लिए जो सिलेंड्रिकल बेड मशीन होती है ये यूज़ की जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो हिंदी में हम देखते हैं छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है बेलनाकार सिलेंड्रिकल बेड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ग्रास स्टेन। ग्रास स्टेन को रिमूव करने के लिए कौन सा जो है रिएजेंट यूज़ किया जाता है? तो ग्रास स्टेन को रिमूव करने के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है ये यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड तो ये आयरन हो गया, ठीक है, पेन की इंक हो गई, इन सब के लिए ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करते हैं। बोरेक्स की बात करें तो ये ब्लड स्टेन हो गया, रस्ट हो गया, या फिर हम आयरन इसमें भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए बोरेक्स यूज़ किया जाता है। और जब हम बात करते हैं ग्रास स्टेन की, मीन्स घास का अगर कोई स्पॉट लग गया है, स्टेन लग गया है, उसके लिए होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। हिंदी में हम देखते हैं घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्मक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है मिथाइलेटेड युक्त स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच प्रिंटिंग मैथड विल यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड फॉर प्रिंटिंग अ सीट ऑन बोथ साइड। अगर कोई सीट है उसको प्रिंट करना है और एक साथ में दोनों साइड पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे ड्यूप्लेक्स मेथड। तो ड्यूप्लेक्स मेथड जो है वो बोथ साइड को प्रिंट करने में हेल्प करता है। किसी पत्रक को दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण करने के लिए आप अपने मित्र को इनमें से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे? तो वो हो जाता है ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कसूती स्टिच। इनमें से कौन सी एक कसूती स्टिच नहीं है? तो जो ये फंदा है ये कसूती स्टिच नहीं है, और इसको हमने अपने जो टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर टीजीटी पीजीटी, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो आपको बताना है कि जो फंदा स्टिच है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ये फंदा स्टिच है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है। तो अभी आपके पास होगा 2 क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड 3 होते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, तीसरा कौन सा होता है वो आपको बताना है, और ये फंदा स्टिच जो है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होती है ये आपको बताना है। तो ये कसूती एम्ब्रॉयडरी, तो कसूती स्टिच तो नहीं है। आगे हम हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती की नहीं है। तो जो फंदा है ये कसूती की एम्ब्रॉयडरी में, कसूती की स्टिच में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी कन्फर्म्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इनमें से कौन सा फाइबर को माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से कंफर्म किया जा सकता है? और माइक्रोस्कोपिक मीन्स हम माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रोस्कोप में हम स्ट्रक्चर ही तो देखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क और नायलॉन, तो पॉलिएस्टर, सिल्क और नायलॉन ये तीनों कैसे हैं? सिल्की हैं, मतलब ये तीनों, इनकी जो शेप है यूनिफॉर्म होती है, साइन होते हैं, और इनकी हम बात करें अगर क्रॉस सेक्शनल तो ये ओवल होते हैं। तो इनको तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से। बचा क्या? कॉटन, क्योंकि कॉटन को अगर हम देखेंगे तो उसमें बीच में ल्यूमेन होता है और
स्केल पे इसके कॉन्वल्सन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे। तो माइक्रोस्कोप टेस्ट से हम कॉटन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी पॉलिस्टर है, सिल्क है, नायलॉन है, तो इनके लिए हमको सॉल्युबिलिटी टेस्ट लेना पड़ेगा। और हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा टेस्ट जो है वो बेस्ट है फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है वो बेस्ट है। क्योंकि अगर हम बर्निंग की बात करेंगे तो सिल्क को बर्न करेंगे, या कोई हेयर प्रोटीन है लाइक वूल है, हम वूल को बर्न करेंगे तो उसमें हेयर बर्निंग स्मेल आएगा। अब हम सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे, कॉटन को बर्न करेंगे तो पेपर के जैसे जलने की स्मेल आती है वो आएगा। और सेलुलोज से बने और भी अगर फाइबर हम वो भी बर्न करेंगे तो उनमें भी पेपर के बर्न की स्मेल आएगी। तो ये बर्निंग भी, अगर बर्निंग टेस्ट की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम बेस्ट मेथड पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है फाइबर को आइडेंटिफाई करने का, तो वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी में आता है ये, निम्नलिखित में से किस रेशे की अभिपुष्टि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है, तो वो होता है कॉटन या सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सुइंग मशीन हैज सेरेटेड इज। सेरेटेड इज मतलब ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है, फीड डॉग में होता है। और ये फीड डॉग क्या करता है, मशीन में जो हम कपड़ा सिलते हैं, कपड़ा को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ये होता है फीड डॉग। आगे हिंदी में देखते हैं, सिलाई मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में क्रंचित छोर होते हैं, मतलब ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है फीड डॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अचीविंग गुड क्वालिटी स्कैलोप्ड हेमलाइन फॉर अ ड्रेस। अच्छी हेमलाइन ड्रेस के लिए मीन्स एक अप्रोप्रिएट अचीविंग गुड क्वालिटी, कौन सी इसमें हम हेमलाइन यूज़ करेंगे जिससे जो है ये स्कैलोप्ड हेमलाइन जो ड्रेस में है वो अच्छी आए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शेप्ड फेसिंग। हिंदी में भी देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन स्कैल्प्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो फेस फेसिंग जो हेमलाइन ये हम बोल सकते हैं हेमलाइन होती है, ये बेस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। इसमें से सेकेंडरी प्रॉपर्टी कौन सी है फाइबर की, तो वो है डेंसिटी, यूनिफॉर्मिटी, कोहेसिवनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लेंथ टू ब्रेथ रेशियो। ये प्राइमरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो प्राइमरी प्रॉपर्टी टोटल 5 हैं, और ये प्राइमरी प्रॉपर्टी जो भी फाइबर हम देख रहे हैं, जो भी हम फाइबर है उसमें होना ज़रूर आवश्यक है। मीन्स इसेंशियल जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसेंशियल होती हैं, वो किसी भी फैब्रिक में होना ज़रूरी है, कंपल्सन है। और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं, कपड़े में एम्बेलिशमेंट के लिए होती हैं। तो डेंसिटी जो है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ है, और ज़रूरी नहीं कि जो सारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे फैब्रिक्स में हों, बट प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपल्सन होता है कि हर जो भी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे फाइबर्स में ज़रूर होंगी। निम्नलिखित में से क्या रेशे का द्वितीय गुण है, तो ये डेंसिटी, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन क्रिएट्स शेप्स रिप्रेजेंटिंग यूनिटी एंड वैरायटी। इनमें से कौन सी फॉलोइंग लाइन है जो यूनिटी और वैरायटी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये ट्रांजिशन लाइन है जो यूनिटी और वैरायटी को रिप्रेजेंट करती हैं। निम्नलिखित में से किस रेखा से एकता और विविधता को दर्शाने वाली आकृति का निर्माण होता है, तो वो ट्रांजिशनल लाइंस होती हैं, मुक्त प्रवाही रेखाएं, जिससे यूनिटी और वैरायटी दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। हॉलमार्क सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाई, तो हॉलमार्क सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके द्वारा हॉलमार्क जो है वो अवार्ड किया जाता है, मीन्स दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। हॉलमार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट लैम्प। सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट लैम्प कौन सी है, तो जो लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट लैम्प होती है। नेक्स्ट हिंदी में हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लैम्प में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैम्प, या फिर लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प, जिसको हम बोलते हैं LED, लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प। तो LED से जो है वो लाइट की सबसे ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग मटेरियल यूज, मिनिमाइजिंग टॉक्सिक डिस्पर्जन, रिसाइकलिंग
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ रिफर्ड टू एज, मीन्स ऐसे मटेरियल यूज़ करना जो टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, जो डिप्रेशन को कम, डिस्पर्जन को कम करते हैं, और जो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं इको एफिशिएंसी। एक यहाँ पे इको एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली, एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली दोनों टर्म सही हैं, तो इको एफिशिएंसी मीन्स पदार्थ के उपयोग को कम करना, विषाक्त विक्षेपण को न्यूनतम स्तर तक लाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पुनः चक्रण को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है, तो वो होता है इको एफिशिएंसी, पारिस्थितिकी दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ द पेपर एंड पेंसिल टेक्निक ऑफ चार्टिंग टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम और मोशन स्टडी में पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स कौन सी, हमने इसमें पढ़ा है ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो एक है इसमें पेन एंड पेंसिल टेक्निक। तो आपको बताना है कि ये जो पेन और पेंसिल टेक्निक है, सॉरी पेपर और पेंसिल टेक्निक जो है, अगर हम बात करें पेपर एंड पेंसिल टेक्निक, तो ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ये आपको बताना है। क्योंकि हमने अगर टाइम एंड मोशन स्टडी की हम बात करें तो उसमें हमने दो टेक्निक पढ़ी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये पेपर और पेन टेक्निक फॉर्मल में आती है या इनफॉर्मल में आती है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पेपर और पेन टेक्निक कौन सी है, तो वो है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट जो है ये पेपर और पेन टेक्निक है। निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है, तो वो है प्रक्रिया चार्ट या फिर प्रोसेस चार्ट, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आता है प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रापर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने दो टर्म पढ़े हैं, एक तो इंट्रापर्सनल और दूसरा इंटरपर्सनल। तो ये हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जो सेल्फ में होते हैं, मीन्स अपने अंदर होते हैं, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं। और इंटरपर्सनल मीन्स जहाँ पे दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, या जो रिसोर्सेज, अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें तो मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ ह्यूमन में ना होके और भी कई सारे लोग और भी, मतलब हम उसको बाहर से लेते हैं, तो वो हो जाएंगे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रापर्सनल ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। हिंदी में भी देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अंतः व्यक्तित्व मानव संसाधन है, तो कौशल, अभिवृत्ति और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स स्पेसिफाइड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ कीपिंग इन माइंड द इक्विपमेंट एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट एडिटेड बाई बैची एंड विलियम 2006 एज रिफर्ड एज। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स specified for various activities keeping in mind the equipment and user requirements are refers to as, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूफ्रेट आर्किटेक्ट डेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूफ्रेट आर्किटेक्ट डेटा। हिंदी में भी हम देख लेते हैं कि उपस्कर और प्रयोक्ता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान बैक और वैलीमैन 2006 के संस्करण को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है, तो ये न्यूफर्ट आर्किटेक्ट डेटा, न्यूफर्ट आर्किटेक्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ प्रेग्नेंट वुमेन वॉज इन्फॉर्म्ड दैट हर फर्टिलाइज्ड ओवम वॉज ग्रोइंग इन द एरिया अदर देन द यूट्रस, द कंडीशन इज कॉल्ड। जब प्रेगनेंसी में जो ये फर्टिलाइजेशन है वो ओवम में ना लेकर, ओवम में ना होकर, यूट्रस में ना होकर, जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है ये यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर पे इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, यूट्रस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में आता है, गर्भवती महिला को सूचित किया जाता है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय में के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को कहा जाता है अस्थानिक गर्भावस्था या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्लो का फेमस जो अटैचमेंट स्टडी है वॉज कंडक्टेड बाय यूजिंग विच एनिमल बर्ड। तो पहले जो अटैचमेंट थ्योरी थी उसको जॉन बॉल्बी ने दी थी। जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी को दोबारा कंफर्म करने के लिए हार्लो ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया दोबारा से। तो जो हार्लो ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो मंकी का जो बच्चा है उसको उसकी मदर से अलग करके रखा,
उसके बाद उसके एक्सप्रेशंस को, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी किया, वहाँ से उन्होंने ये अटैचमेंट थ्योरी को फिर से दोबारा से स्टडी किया। तो हार्लो ने जो अपनी स्टडी के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए थे तो वो मंकी था। हिंदी में हम देखते हैं कि हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किया गया था, तो उसके लिए उन्होंने मंकी, बंदर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्सियास टर्म फॉर एडोलेसेंट हु हैव मेड अ कमिटमेंट बट हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ क्राइसिस इज। मार्सिया ने 4 टर्म दिए थे, ये चारों टर्म हैं ये कि आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, आइडेंटिटी फोरक्लोजर एंड आइडेंटिटी मोरेटोरियम। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एडोलेसेंट के लिए कौन सा टर्म दिया है जिसमें वो कमिटमेंट तो करते हैं बट कोई क्राइसिस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो वो होता है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। जो आइडेंटिटी फोरक्लोजर है उसमें एडोलेसेंट जो है वो कमिटमेंट तो करते हैं बट कोई क्राइसिस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फोरक्लोजर मीन्स तदात्म्यन मोचन। सॉरी, हिंदी क्वेश्चन क्या है, किशोर जिससे प्रतिज्ञा तो की है परंतु संकट का अनुभव नहीं किया है, इसके लिए मैरिको का परिभाषिक शब्द क्या है, तदात्म्यन मोचन या आइडेंटिटी फोरक्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चाइल्ड सर्विस इज अ 24 आवर फ्री फोन सर्विस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय डायलिंग 1098। मीन्स जो बच्चे की चाइल्ड लाइन सेवा जो 24 घंटे शुल्क मुक्त फ़ोन सेवा है जिसे डायल करने पर संपर्क किया जा सकता है, वो है 1098। लेविंसन ने प्रपोज किया था मॉडल फॉर एडल्ट डेवलपमेंट इन हिज बुक इंटाइटल्ड। लेविंसन ने एडल्ट के लाइफ के रिगार्डिंग एक मॉडल प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा था। तो उनकी बुक का टाइटल क्या है, तो उनकी बुक का टाइटल है सीजन ऑफ अ मैंस लाइफ। हिंदी में हम देखते हैं कि लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास मॉडल को प्रस्तुत किया था। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है, इस पुस्तक का शीर्षक है सीजन ऑफ अ मैंस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसऑर्डर और डिजीज नॉट एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस। जो बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस से कोई डिजीज़ है या डिसऑर्डर है जो बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या है, वो है बुलिमिया। इसको हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, मीन्स बार बार खाना खाना, थोड़ा थोड़ा खाना लेके बार बार खाते रहना। इसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग, तो इसको हम बोलते हैं बुलिमिया। बाकी प्रेसबाइक्यूसिस, मैकुलर डिजीज़ एंड डिमेंशिया, ये तीनों जो हैं ये बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। प्रेसबाइक्यूसिस मीन्स हियरिंग लॉस होना, मैकुलर डिजीज़ मीन्स जो आइज़ के जो हमारे मसल्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। डिमेंशिया मीन्स जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये सभी बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस हैं। नेक्स्ट हिंदी में आता है, जैविक प्रवणता से संबंधित विकार अथवा रोग नहीं है। तो जो बुलिमिया है, बुलिमिया मीन्स बार बार थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना खाते रहना, ओवर ईटिंग करना, ये होता है बुलिमिया, जो कि जैविक प्रवणता से संबंधित नहीं है। बाकी प्रेसबाइक्यूसिस, मैकुलर डिजीज़ एंड डिमेंशिया, ये सभी हमारे बायोलॉजिकल एजिंग से रिलेटेड डिजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ किन ग्रुप, क्लैंग, लीनिएज, विलेज एंड सोशल क्लास इज नोन एज। मीन्स जो भी हमारा ग्रुप है वो सेम ग्रुप है, एक ही ग्रुप के अंदर में शादी हो रही है, इस क्लैंग, लीनिएज, विलेज, सोशल क्लास सब एक जैसा है, उसमें शादी होती है, उसको हम बोलते हैं इंडोगैमी। तो जो हो जाता है इंडोगैमी। और अगर यहाँ पे दिया है हाइपरगैमी, हाइपरगैमी की हम बात करें, हाइपर में जो वुमेन का स्टेटस होता है वो मेन से कम होता है और मेन का जो स्टेटस होता है वो हाई होता है। और यहीं पे अगर हम हाइपो की बात कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाता है, हाइपो में वुमेन का स्टेटस हाई होता है और मेन का स्टेटस लो होता है। एक्सोगैमी मीन्स ग्रुप के बाहर शादी करना है एक्सोगैमी। इंडोगैमी मीन्स जो ग्रुप है, जो कास्ट है, क्लास है, ये सब एक सेम ग्रुप में शादी करना, उसको हम इंडोगैमी बोलते हैं। ये हिंदी में देखते हैं, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जो है वो जानी जाती है इंडोगैमी या फिर संगोत्र विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपल वुड लाइक टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, दे नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन कार्ड। अगर कोई कपल है वो चाइल्ड को अडॉप्ट करने चाहते हैं तो उन्हें कौन सी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो है कारा, CARA। कारा पे इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। हिंदी में देखते हैं क्या है,
एक दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा? तो CARA, उनको कारा के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा अडॉप्शन चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिमेंट रिप्रेजेंट द अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा है ना कि अरिस्टोटल जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व हैं, तो वक्ता, वाणी और दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट इन द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय, मीन्स जो हमारा लास्ट जो हमको फीडबैक मिला था उसी को लेके हमको दोबारा से काम शुरू करना। मीन्स ये लास्ट में हमारे पास फीडबैक आया, फीडबैक को फिर हमने अपना इनपुट बना लिया और इनपुट को लेकर फिर हम काम करेंगे। उसको हम, ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट चैम्बर्स ने, कि जो फीडबैक है, हमने कोई कम्युनिकेशन मैसेज किया, मीन्स यहाँ से सोर्स ने एक मैसेज कम्युनिकेट किया जो रिसीवर तक पहुँचा, रिसीवर ने उस मैसेज को एनालाइज किया और वहाँ से एक फीडबैक दिया कि इसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, क्या क्या चेंजमेंट हो सकते थे। तो इस फीडबैक को लेके फिर से सोर्स ने एक नया कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। तो मीन्स ये लास्ट को एज अ फर्स्ट इसने यूज़ किया, तो ये दिया था रॉबर्ट चैम्बर्स ने। हिंदी में हम देखते हैं, अंतिम को सर्वप्रथम रखना, जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन, यह किसने प्रतिपादित किया था? ये तो रॉबर्ट चैम्बर्स ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल चेंज इनिशिएटिव? ऑर्गेनाइज्ड सोशल चेंज इनिशिएटिव इसमें से किसका है? यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर सोसाइटी में या सोशल में कुछ चेंज हो रहा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो उसकी शुरुआत जो होगी वो होगी रिलीजियस डिस्कोर्स से। जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से इसकी शुरुआत होगी कि सोसाइटी में अगर कुछ चेंजमेंट हो रहा है तो उसकी शुरुआत जो होगी वो रिलीजियस डिस्कोर्सेस से होगी। इसको हिंदी में देखते हैं हम। संगठित सामाजिक परिवर्तन पहल का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पहल मीन्स कुछ नया चेंजमेंट हो रहा है, तो चेंजमेंट का एग्जाम्पल क्या है, कहाँ से चेंजमेंट स्टार्ट होगा? तो जो धार्मिक प्रवचन हैं, ये रिलीजियस डिस्कोर्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा जो भी सोसाइटी में चेंजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पैम्पलेट अनाउंस करता है लॉन्च ऑफ कोचिंग क्लासेस इन योर कॉलोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉलोनी में कोई नया कोचिंग क्लास स्टार्ट हुआ है। कॉलोनी मीन्स हमारे आसपास की लोकल एरिया है। अब लोकल एरिया में जो हम अगर कोई कम्युनिकेशन मेथड यूज़ होगा तो क्या लोकलाइट चैनल होगा, लोकल एरिया का लोकल चैनल। तो कोई पैम्फलेट वगैरह अनाउंस कर रहा है कि आपकी कॉलोनी में कोई नया कोचिंग स्टार्ट हो रहा है, तो वो होगा लोकलाइट चैनल। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका उदाहरण है? तो वो स्थानीय माध्यम है, क्योंकि वो एक लोकेलिटी का है। तो इस लोकेलिटी के आसपास की कुछ लोकेलिटीज़ में इसका एडवर्टीजमेंट होगा या कम्युनिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा स्थानीय माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस इज एक्लेम्ड फॉर हिज वर्क, जो ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, उनको किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उन्होंने माइक्रो क्रेडिट काम पे काम किया है, तो इनको माइक्रो क्रेडिट पे काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई थी? तो उनकी माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म साख के लिए इनकी सराहना की गई, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, अगर हम इसको शॉर्ट में हम इसको DV एक्ट भी बोलते हैं, तो ये DV एक्ट कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 2005 में। यहाँ पे बात किया गया किस वर्ष में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट फोक मीडिया? फोक मीडिया के लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो अभी यहाँ पे देखते हैं। फोक मीडिया आर इंडिजिनियस इक्विवेलेंट ऑफ मास मीडिया। फोक मीडिया इंक्लूड करते हैं प्ले, डांस एंड सॉन्ग। फोक मीडिया आर यूज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। फोक मीडिया यूज ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है, क्योंकि फोक मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फोक मीडिया जो है वहाँ के मास मीडिया के बराबर होता है। फोक मीडिया में प्ले, डांस, सॉन्ग्स हर चीज़ आती है, और फोक मीडिया को मोनली फेयर और फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ करते हैं। और हमारे फोक मीडिया जो हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है, जिससे जो न्यू जनरेशन है वो हमारे कल्चर्स को भी सीखती है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन कल्चर ट्रांसमिट करने के लिए है, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करना ये काम भी है फोक मीडिया का, अवेयरनेस है, ये सब है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है।
तो हिंदी में हम देखते हैं लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोक मीडिया का जो विशुद्ध रूप है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी लोक मीडिया मास मीडिया के समतुल्य स्थानिक है, सही है। लोक मीडिया में नाटक, नृत्य और संगीत सम्मिलित है, ये भी सही है। लोक मीडिया का मेलों और त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इनकम इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो जो इनकम है वो एक हम इसको बोलेंगे रेशियो मेजरमेंट है। तो अगर हम इसका एक सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है नॉमिनल, फिर आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल, फिर आता है रेशियो। तो नॉमिनल मीन्स नेम, यहाँ से सिंपल क्लियर है कि जहाँ पे सिर्फ नाम दिया होता है, नाम के अकॉर्डिंग से जो अगर हम किसी टीम की बात करें, किसी टीम के प्लेयर की बात करें तो उसको हम लोग वहाँ पे नाम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये होता है नॉमिनल स्केल। फिर ऑर्डिनल, यहाँ पे नाम के साथ साथ ऑर्डर भी देते हैं, मीन्स जैसे नाम है, नाम के साथ साथ एक ऑर्डर भी देते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है। उसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल को मेनली जैसे यहाँ पे नाम है, नाम के साथ साथ ऑर्डर है, उसके बाद में ये भी दिया है कि ऑर्डर में गैप कितना है, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। जैसे कि कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, कोई 10 पोजीशन पे है, तो उसके बीच में गैप कितना है, इसमें ये भी बताते हैं। उसके बाद आता है रेशियो। रेशियो मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी इसमें दी जाती है। तो रेशियो की मतलब जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेट चेक करना, वेट मशीन है जहाँ पे हम ज़ीरो भी चेक करते हैं, तो जहाँ पे ज़ीरो भी चेक करते हैं वो हो जाता है रेशियो। और हम बात करते हैं अगर इनकम के लिए कौन सी स्केल यूज़ होगी, तो उसके लिए हो जाता है रेशियो। हिंदी में भी देखते हैं आय मापक निर्धारक है, तो वो रेशियो स्केल या फिर अनुपात स्केल जो है वो आय के लिए निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च स्टडीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी इज यूज। अगर हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव की, तो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए हिस्टोरिकल मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि पूर्वव्यापी अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाता है ऐतिहासिक या फिर हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। रिग्रेशन एनालिसिस तो इसके लिए यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर इन एनी कैजुअल एनालिसिस। मीन्स जो भी हमारे रिग्रेशन मीन्स जहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टर के बीच में हम कॉज देखते हैं, रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या है, कॉज क्या है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। हिंदी में भी देखते हैं, प्रतिगमन विश्लेषण में विशेष रूप में निम्न पर ध्यान दिया जाता है। किसी कारण विश्लेषण में जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए, जैसे अगर कोई एक एरिया है वहाँ पे लाइक फीवर आ रहा है, फीवर एकदम से वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी एरिया है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फीवर आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक साइड फीवर है और दूसरी साइड उसका कॉज देखना है कि फीवर आना क्यों स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब दोनों चीज़ों के बीच में जो रिस्क फैक्टर है, रिलेशन क्या है, इसको जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आता है रिग्रेशन एनालिसिस या फिर प्रतिगमन विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। टाइप 1 एरर इज ड्राइंग स्टैटिकल इन्फ्रेंस व्हाइल टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज। तो हमने पढ़ा है ना टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर तब होती है जब हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तब ये होती है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होती है, जब हम गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब होती है टाइप 2 एरर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, खतरनाक कौन सी है, तो जो टाइप 1 एरर है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सही चीज़ है उसको नहीं एक्सेप्ट किया है। अब सही चीज़ को जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेंजरस की, ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, तो टाइप 1 एरर ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो करेक्ट नल हाइपोथेसिस थी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि शून्य परिकल्पना परीक्षण करने के क्रम में सांख्यिक निष्कर्ष निकालने में टाइप 1 त्रुटि कौन सी है। तो ये जो नल हाइपोथेसिस सही होने की दशा में से इस अस्वीकार कर देना, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ अ रिसर्चर सैंपल एंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सैंपल इज नोन एज। मीन्स जो रिसर्चर ने कुछ सैंपल लिया, वहाँ से उसने मीन निकाली, उसका जो पॉपुलेशन का जो पहले का सैंपल मीन था वो मीन, दोनों के मीन में डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैम्पलिंग एरर।
मीन्स जो पॉपुलेशन थी पहले जो उसका मीन था, लाइक यहाँ पे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें यहाँ पे स्टडी किया और उन्होंने निकाला 10 मीन, और रिसर्चर ने कुछ सैंपल यही पॉपुलेशन से सैंपल लिए और उसने निकाला तो उसकी मीन आ रही है 8। तो यहाँ पे क्या है, ये सैम्पलिंग एरर है, इसने ठीक से सैंपल नहीं हुआ, सैंपल जो है वो अच्छे से नहीं लिया गया, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। किसी अनुसंधानकर्ता के सैंपल के माध्य और आबादी के माध्य के सैंपल के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सैंपलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, जो रिसर्चर है ये इन्फ्लुएंस करता है इवेंट्स एंड इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द इन्वेंशन। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, तो जो रिसर्चर है वो इवेंट को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें कुछ इंटरवेंशन करेगा, कुछ चेंजमेंट करेगा, जिसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, फिर उसको स्टडी करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मीन्स एक वेरिएबल को चेंज करना, कॉज वेरिएबल, उसके बाद उसका हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल पे, उसको स्टडी करना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हिंदी में भी देखते हैं, किसी प्रयोगात्मक अध्ययन में क्या होता है, तो प्रयोगात्मक अध्ययन में मीन्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वो गतिविधियों को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। मीन्स कोई अगर वेरिएबल उसने मैनिपुलेट किया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल पे, इसकी रिसर्च करना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। उसके बाद आता है विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टू टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन मदर्स एजुकेशन एंड चाइल्ड्स स्कूल अटेनमेंट। यहाँ पे हमने बात की है कि कौन सा टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, जब हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन मदर एजुकेशन एंड स्कूल, जो चाइल्ड का स्कूल है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 डाटा हैं, मीन्स 2 फ्रिक्वेंसीज हैं, एक है मदर, एक मदर की एजुकेशन और दूसरा चाइल्ड का स्कूल। अगर मदर का एजुकेशन, अगर मदर एजुकेटेड है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा चाइल्ड के स्कूल पे। मीन्स यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसीज हैं, हमको इनके बीच का रिलेशन देखना है, और हमने पढ़ा है कि जहाँ पे हम 2 फ्रिक्वेंसीज का रिलेशन देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं, माँ से अर्जित शिक्षा और बच्चों द्वारा विद्यालय से अर्जित शिक्षा के बीच में संबंध की सार्थकता जांच सबसे उचित परीक्षण क्या होती है, तो वो काई स्क्वायर टेस्ट होता है। जब हम 2 फ्रिक्वेंसीज के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो वहाँ पे आता है काई स्क्वायर टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट करती है द सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में कौन सी सेक्शन ऑफ रिपोर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो हम रिसर्च होती है, जो रिसर्च की जो लिस्ट प्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ थीसिस बोल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा टाइटल पेज होता है, फिर उसको हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, फिर टाइटल देते हैं, उसके बाद हमारा जो टाइटल था उसको हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें हमने क्या क्या मेथड यूज़ किए, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट सीक्वेंस है किसी भी रिसर्च के बारे में। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी सूची अनुसंधान रिपोर्ट के खंड को सही क्रम में प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। शीर्षक, पृष्ठ, सार, शीर्षक, प्रस्तावना, पद्धति, परिणाम, चर्चा, उपसंहार, संदर्भ और परिशिष्ट, ये इसका जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग फूड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इनको जो फूड यहाँ पे दिए हैं इनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इंक्रीज ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो ऑप्शंस क्या है, पॉपकॉर्न, ऑरेंज, बार्ले, होल व्हीट ब्रेड एंड मिल्क फ्रूट। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग में लिखना है ना, तो सबसे कम किसका होता है, तो बार्ले का सबसे कम होता है। बार्ले के बाद मिल्क आएगा, मिल्क के बाद क्या आएगा, फिर आएंगे ऑरेंज आएंगे, ऑरेंज के बाद पॉपकॉर्न आएगा और पॉपकॉर्न के बाद क्या बचा, व्हीट फ्लोर। तो सीक्वेंस क्या है, CEBAD, CEBAD। तो हम देखते हैं कौन सा CEBAD, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं, निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो हमने भी देखा इसका ऑप्शन नंबर जो है ये C सही है। तो अभी आपके पास कितने 2 क्वेश्चन हैं आपको जिनके आंसर देने हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड में हमने बात की कि 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और थर्ड वाला ब्रांच चेन अमीनो एसिड कौन सा होता है उसका आपको आंसर देना है। उसके बाद हमने पढ़ा फंदा,
तो फंदा कौन सी एम्ब्रॉयडरी की स्टिच है, तो उस एम्ब्रॉयडरी का नाम देना है आपको। उसके बाद हमने पूछा कि पेपर और जो पेंसिल टेक्निक है ये फॉर्मल टेक्निक है या इनफॉर्मल टेक्निक है। तो आपके पास तो टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पेपर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF पेपर का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 101 क्वेश्चन से, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। और जो भी टॉप कमेंट्स आएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।